ओम नमो नारायण। दोस्तों, मैं आपका सीए राकेश कुमार हमेशा आपके सामने टैक्स के ऊपर में जो मैं अपने ऑफिस के अंदर में अपने बच्चों के साथ में बातें करता हूँ, उनको बताने की कोशिश करता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष भी लाने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके। उसी क्रम में आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैपिटल गेन को टच किया है, छुआ है। दोस्तों, मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल गेन के ऊपर में टैक्सेशन क्या है, कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने भविष्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और हम अपने जीवन में कल क्या हो, जो अनसर्टेन फ्यूचर है, उसके लिए कुछ चीज़ों को बचा करके रखते चले जाते हैं। जैसे हम कोई घर खरीद लेते हैं, मैं कोई शेयर खरीद लेता हूँ, कोई यूनिट खरीद लेता हूँ, कोई ज्वेलरी खरीद लेता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के रख लेता हूँ जिससे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। और उस खरीदे हुए चीज़ को जब मैं किसी भी साल के अंदर में बेचना चाहता हूँ या बेचता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैंने परचेज किया होगा और जब मैं बेच रहा होता होऊंगा, उस साल में दोनों के रेट में डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, हम अपनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे मेरा घर है, शेयर है, सिक्योरिटीज है, ज्वेलरी है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं जिसको कि मैं अपने जीवन के दौरान या मेरे जीवन से पहले मेरे फोरफादर ने अर्जन किया हुआ होता है, उसको मैं ड्यूरिंग द ईयर में सेल करने जाता हूँ। उस सेल के ऊपर में, विक्रय के ऊपर में जो मुझे लाभ की प्राप्ति होती है, उस लाभ का जो टैक्स हमें देना पड़ता है वो हमें कैपिटल गेन हेड के अंदर में देना पड़ता है। दोस्तों, ये तो संक्षिप्त हो गया कि कैपिटल गेन क्या होता है। आप आशा समझ गए होंगे कि हम किसी भी तरह के कैपिटल एसेट्स, चाहे वो मेरा घर हो, शेयर हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड हो, है ना, या मेरा कोई चित्र ही हो, मेरी पेंटिंग हो, मेरी कोई ड्राइंग्स हो, मेरा कोई स्कल्पचर्स हो, या मेरा कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम बेचते हैं और बेच करके उसके ऊपर हमें जो कोई लाभ की प्राप्ति होती है, उस लाभ के ऊपर में जिस साल में हम बेचते हैं उस साल में हमें टैक्स देना पड़ता है। ये हमारी कैपिटल गेन के बारे में होगी। अब इसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 कहता है कि किसी भी तरह का गेन या प्रॉफिट जो आपको साल के दौरान में होता है उसके ऊपर में आपको टैक्स उस साल में देना पड़ता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले चीज निकल के आई कि किसी कैपिटल एसेट्स को बेचने के ऊपर में किसी तरह का गेन हमें होता है। तो मोटा मोटा हमें 3-4 चीज़ों को इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला हमें समझना क्या है कि भाई बेसिस ऑफ चार्जिंग सेक्शन, जो सेक्शन कैपिटल गेन का है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, वो कहता है एनी कैपिटल या गेन एराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना, अफेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, अनलेस, यानी कि इसमें कहा गया कि किसी भी तरह के कैपिटल एसेट्स को हम साल के अंदर में बेचते हैं, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन की राइज होता है उस पर हमें उस साल में टैक्स देना होता है। अनलेस का मतलब कि अगर वो हमारा एग्जेम्प्ट नहीं है। तो एग्जेम्पशन का हमारा 9 सेक्शन है दोस्तों। 9 तरह के एग्जेम्पशंस हमें कैपिटल गेन हेड के अंदर में उपलब्ध है। अगर उस 9 सेक्शन के अंदर में मेरा ये लाभ एग्जेम्प्ट हो जाता है तो हमें उस पर टैक्स नहीं देना होता है। हमारे वो सेक्शन होते हैं, अगर आप नोट कर सके तो नोट कर लीजिए। सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EF, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G, सेक्शन 54GA एंड GB।
ये 9 सेक्शन हमारे होते हैं। यहाँ पे अगर हमें एग्जेम्पशन मिल गई तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, नहीं तो इसके ऊपर में हमें टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों अब निकल के आती है कैपिटल एसेट्स क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करता है। वो सिंपली कहता है 3 चीजों को जोड़ दीजिए आप उसमें कैपिटल एसेट्स में। क्या क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर आपके पास में है जो आप हेल्ड करके रखते हैं एज एन एसेसी, वो आपका कैपिटल एसेट्स होता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। दूसरी बातें कहता है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किसी भी तरह का शेयर सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत गाइडलाइंस के तहत खरीद के रखा हुआ है तो वो उसका कैपिटल एसेट्स ही होगा, वो उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई मैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान रखा हुआ हूँ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और उसकी एग्जेम्पशंस अगर हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर में नहीं मिलता है तो वो भी हमारे लिए कैपिटल एसेट्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जेम्पशंस क्या क्या होती हैं। कैपिटल एसेट्स से दूर किस चीज को रखा गया है, तो दूर रखा गया है दोस्तों, खूब ध्यान से देख लेते, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्या है? सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या है कि जो मैं आगे भविष्य में बेच करके लाभ कमाने के लिए रखा हूं, यानी मैं अपनी बिजनेस से संबंधित जो हमारा है वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो कैपिटल एसेट्स मेरा नहीं होगा। दूसरी चीज कहा गया है पर्सनल अफेक्ट्स। पर्सनल अफेक्ट्स मतलब मेरा व्यक्तिगत कोई संपत्ति है, व्यक्तिगत चीजें हैं। पर्सनल अफेक्ट्स का मतलब होता है कि जो मैं पहनता हूं, जैसे मेरे कपड़े हो गए, जो मेरा फर्नीचर हो गया, है ना, जो मैं एज एन एसेसी या मेरे पे डिपेंडेंट जो लोग हैं वो उसको रखते हैं, उसको बोला जाता है पर्सनल इफेक्ट्स। अब पर्सनल इफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, मूवेबल चीजें आती हैं। अब कहिएगा मेरा रहने का मकान है, नहीं, मकान को उसमें नहीं रखा जाता, वो पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मूवेबल। ठीक है, फर्दर कुछ चीजों को कहा गया है कि अगर ये चीजें हैं तो हम उसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानूंगा। उसमें क्या क्या चीजें कहा गया है? उसमें आपसे कहा गया है दोस्तों कि वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। जैसे आपने कोई ज्वेलरी रखा हुआ है, आभूषण है, वो भले आप उसको पहनते ओढ़ते हो, लेकिन वो आपके लिए जब आप सेल करेंगे तो वो आपके लिए कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। वो कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से अलग नहीं रखा गया है। दूसरी चीजें आपकी होती है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस का मतलब होता है कोई चीज अगर हम पुरातत्व संग्रहण का काम करते हैं, हाँ, जैसे M.F. हुसैन का ड्राइंग है, अगर मैं M.F. हुसैन की ड्राइंग को बेचता हूँ तो हमें उसमें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। वो हमारी चित्रकारी है, वो एक व्यक्ति का अपना कला है जिसको हम खरीदते हैं और उसकी भी वैल्यू हमें मिलती है। जब हम उसे बेचते हैं तो वो भी मेरा कैपिटल गेन माना जाता है। ठीक है, पहला हमने कहा ज्वेलरी, दूसरा मैंने कहा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, तीसरा हमने कह दिया आपसे ड्राइंग। तीसरी चीजें होती हैं पेंटिंग। किसी तरह का कोई चित्र आपने रखा हुआ है, अगर आप उसको बेचते हैं तो वो भी आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है पेंटिंग के बाद में कोई स्कल्पचर्स है, कोई मेरा स्कल्पचर, ठीक है ना, स्कल्पचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोई मूर्ति है हमारे लिए। नहीं देखते बड़े बड़े पुराने मंदिरों में मूर्तियां पड़ी होती है, अगर वो मूर्ति को हम बेचते हैं तो वो भी हमारे लिए कैपिटल एसेट्स होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है किसी एनी वर्क ऑफ आर्ट, किसी तरह का वर्क ऑफ आर्ट होता है, वो भी हमारे लिए कैपिटल एसेट्स ही माना जाता है और कैपिटल एसेट्स ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी चीज आती है, पहला हमने किसको एक्सक्लूड कर दिया? पहला हमने एक्सक्लूड किया आपको कि स्टॉक इन ट्रेड को, दूसरा मैंने एक्सक्लूड किया किसको? पर्सनल इफेक्ट्स को। पर्सनल इफेक्ट्स में किस चीज को हमने शामिल रखना है वो हमने आपसे चर्चा कर ली, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, है ना, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी आर्ट वर्क। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है जिसको कि हम कैपिटल एसेट से अलग रखते हैं, वो होता है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया।
एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया के लिए अलग अलग दूरी और रेंज बताया गया है। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक अर्बन लैंड होता है, एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है, रूरल लैंड होता है। यानी अर्बन शहरी क्षेत्र का हो गया और रूरल ग्रामीण क्षेत्र का हो गया। ठीक है, उसमें बताया गया है कि अगर आपका लैंड आबादी और दूरी, दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अगर आपकी आबादी जो है, जिस शहर में आप रहते